ये सारा पेड ग्रुप में 10 अवेलेबल हो माह में जाएगा। भारत के पास होगा अपना AI चैटबॉट। इंग्लिश वाला को अब भी पूरा करवा दीजिए उसमें। देखिए अभी इंग्लिश इसमें वाला भी हो जाएगा, अब हिंदी वाला भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब जो पढ़ रहा है LLM के बारे में, कई बार ये न्यूज़ में चल रहा है। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इस पे ही काम होता है। तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको पता है। देखिए एक चीज़ और है, GPU बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? एक चिप है, इसी पे सारा काम होता है। जितना बेहतर, देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा, ये क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में जो चीन के डीपसीक AI चैटबॉट में 2000 GPU का इस्तेमाल हुआ है। भारत ने इस मामले में 10,000 GPU का लक्ष्य हासिल कर लिया। मतलब इंडिया के पास भी अभी 10,000 GPU है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो इंडिया के पास भी एक अपना चैटबॉट हो सकता है और बढ़िया AI सिस्टम मॉड्यूल हो सकता है। अब उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, जिस तरह से डीपसीक 2000 GPU को इंटीग्रेट किया है। ये देखिए स्पेस टूरिज्म का, इसमें कौन-कौन सी कंपनी है। जैसे मान लिया क्वेश्चन में आ रहा है, साइंस एंड टेक में या करंट अफेयर्स में आ सकता है, तो ये सब कंपनी का नाम आपको याद होना चाहिए। वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन, ओरिजिन स्पेस एक्जिम। ये टेस्ला का है। ये किसका है बताइए? वर्जिन गैलेक्टिक किसका है? ये बता दीजिए। ब्लू ऑरिजिन ये तो बहुत फेमस है। किसका है ये? अमेज़न, जेफ अमेज़न, बेजोस। जेफ बेजोस का, बिल्कुल। बेजोस का है। आपके किचन में है कैंसर की रोकथाम, सब साइंस एंड टेक का है। इसमें देखिए अब ये क्या-क्या पाया जाता है, लिखा हुआ है सारा चीज़। एक ये 4 फरवरी को था कैंसर डे, इसलिए इस पे आया था, कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नदी देखिए कितना बेहतर प्रोजेक्ट है, क्लाइमेट चेंज वाला पे बात कर सकते हैं या कैसे सस्टेनेबल। तो इसमें नदी मोड़ प्रोजेक्ट, वो जो कान नदी है और शिप्रा नदी है जो मध्य प्रदेश में, उसको बिना प्रदूषित किए हुए, बिना पॉल्यूट किए हुए कैसे उसको हम नदी को मोड़ सकते हैं। वो तो रिवर लिंकिंग है, ये नदी मोड़ो भी है। ये हम चर्चा भी किए थे कि पौधे आपको EV बैटरी को ऊर्जा देने वाले हैं, कि कैसे हम प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उसमें जो प्लांट जो कंज्यूम करता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, निकेल है, कैडमियम है, आयरन है या रेयर अर्थ मेटल्स है, उसको कैसे हम वहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में है। हम देखिए ये गॉडफादर कौन है जानते हैं? AI के गॉडफादर जेफरी हिंटन, इनका नाम सुना है कभी? ये गॉडफादर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना बेहतर बात लिखा गया है। ये पढ़िए, सबसे बड़े चैटबॉट में 1 ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं। कितना होता है? 1 ट्रिलियन। लेकिन मानव मस्तिष्क में 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। हमारे मस्तिष्क में कितना है? 100 ट्रिलियन। सपोज करिए, थिंक करिए, फिर भी लर्निंग में AI मनुष्य से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि सबसे बड़ा जो चैटबॉट है उसमें 1 ट्रिलियन कनेक्शन है, जबकि 1 ट्रिलियन कनेक्शन होने के बावजूद भी इतना बेहतर वो प्रोसेसिंग कर पा रहा है, इतना हर चीज़ वो काम कर पा रहा है, मानव मस्तिष्क से बहुत फ़ास्ट, जबकि हमारे पास 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। तो ये AI जो कितना अगर आने वाले समय में ये चैलेंज, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। क्रिटिक्स में साथ-साथ बता सकते हैं कि कैसे AI कैन बिकम द चैलेंज फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो कैसे आप तुलना बता सकते हैं कि ये देखिए एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है कि हमारे मानव मस्तिष्क में 100 ट्रिलियन है, जबकि उसके पास कितना ट्रिलियन है? मात्र 1 ट्रिलियन है AI के पास। फिर भी वो हमसे बेहतर सोच पा रहा है, बेहतर प्रिसिजन है, बेहतर एक्यूरेसी है। तो ये जब पढ़ेंगे ये सब चीज़ें तब ना आप नया चीज़ ऐड कर पाएँगे। नहीं तो वही रटा-रटाया बात, जो किताबी बात है, बुकिश नॉलेज वही लिखते रहना है। ठीक है? ये सब बहुत कुछ चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो सीखने को मिलता है। और भी देखिए ये चाइना का बहुत सारा 3-4 कंपनी काम कर रही है इस पे। इंडिया की कंपनी अभी उस तरह का नहीं है। उस पे काम करने की ज़रूरत है, ये है। ऐसा बहुत चीज़ आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ साइंस एंड टेक, हमने दिखाया भी है, बताया भी है। सॉरी, थोड़ा-सा ये गड़बड़ हो गया। ये सारा जो है ना पेड ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। और आदित्य सर भी कुछ आपको दिखा देंगे क्वेश्चन मॉडल आंसर किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि समस्याएं दूर हो जाए, ताकि ये बार-बार सेशन ना लेना पड़े कि सर ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, मैं लिख नहीं पा रहा, मुझे याद नहीं रह रहा है।
आदित्य तो सर हैं क्या? सारा नोट्स टेली कैसे पिकअप करे सर? ये तो आपके पेड ग्रुप में अवेलेबल होगा, 2-3-4 क्लासेस इस पे हो भी चुकी हैं। ये आपके पेड ग्रुप में जाके देखिए, ऐसे का पूरा डिटेल दिया गया है। क्या कहते हैं, 1-2 जो सेक्शन है उसका भी, खंडे खंडवी का भी, और बिहार के लोकोक्तियों भी वो दी जा रही है, बाकायदे बताया जा रहा है। पूरा शायरी, कविता, कहानी, लोकोक्ति, संस्कृत में श्लोक, बहुत सारे कथाएं, मैंने कल भी बताया था, तेनालीराम शक्चनली, ये कल भी जिक्र हुआ है इसका, तो आप उसको देखिए, आपके ग्रुप में अवेलेबल होगा वो। ठीक है सर, अब आदित्य सर से बात करेंगे हम लोग, समय भी हो चुका है। बिल्कुल। ये आवाज जा रही है क्या सर? ये सर आ रही है। ओके, ये आ रही है। टेस्ट 5। ओके, ठीक है। तो ये टेस्ट 5 का कॉपी है, काजल कुमारी है उनका, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना देश के भाग्य निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभाती है, क्या यह कथन सत्य है या स्पष्ट करें। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, 8 क्वेश्चन है, आपको 150 वर्ड्स के आसपास लिखना है, ठीक है, मैक्सिमम इसमें। अब आप गौर करें कि शॉर्ट आंसर में क्या होता है ना, कि हमें अपनी बातों को सीधे डायरेक्ट अपने मेन बॉडी पे आना होता है। संक्षिप्त में आपको परिचय देना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, यानी जो भूमिका होता है एकदम संक्षिप्त में देना है, और वो भी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे घुमाना नहीं है बातों को, डायरेक्ट आपको, शॉर्ट आंसर है ना, बड़ा रहता तो उसमें थोड़ी गुंजाइश रहती है, चीजों को आप घुमा सकते हैं इधर उधर, लेकिन शॉर्ट आंसर में ये सब नहीं करना, आपको एकदम डायरेक्ट जाना है मेन बॉडी पे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनके द्वारा क्या लिखा गया है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ठीक है, और एन.के. पालकीवाला के शब्दों में भारतीय संविधान को प्रस्तावना का परिचय पत्र कहा गया है। अब समझिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रस्तावना देश का निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभाता है, ठीक है, क्या यह कथन सत्य है। अब इसमें प्रस्तावना क्या है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट आंसर है ना, आपको इसमें डायरेक्ट बताना होगा, ये हाँ या नहीं कहना है, अभी आपको शॉर्ट है, ठीक है, डायरेक्ट आपको बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें आप पहले क्या, इसमें बेस्ट तरीका ये होता है इस प्रकार के सवालों को लिखने में, ठीक है, यूपीएससी वगैरह में इस तरीके का सवाल बहुत दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें आप सिंपली क्या करेंगे, पहले आप ये रूल जो है इसको लिखेंगे, ठीक है, प्रभावी भूमिका निभाता है, और आपको क्या लगता है ये सत्य है कि गलत है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछने वाला भी इसमें है ना, यही जानना चाहता है कि बच्चा इससे सेटिस्फाइड हो, वो सत्य ही कहे, ठीक है, तो आपको के अनुरूप इसका आंसर देना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि संविधान में, अब मैं इसका आपको एक आंसर दिखा देता हूँ, ठीक है, मॉडल आंसर या एक पैटर्न कैसे ये आंसर डील किया जा सकता था, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन वही है, आप इसमें लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना देश के भाग निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाती है, ठीक है, उसको आप कोमा लगा के फिर लिख देंगे कि यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश के लक्ष्यों, मूल्यों, आदर्शों को संदर्भित करती है, जो राष्ट्र निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं, ठीक है। मतलब वो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके आप उसको क्लियर कर दे रहे हैं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और क्यों सहमत हूँ आप ये भी बताएंगे, इसलिए सहमत हैं क्योंकि ये देश के लक्ष्य, मूल्य और आदर्शों को संदर्भित करता है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना के बारे में आप जो भी आपको आइडिया है, ठीक है, उसको लिखते जाएंगे, वो भी प्रश्न के अनुरूप, जैसे प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे तत्व भारत की बुनियादी मूल्यों को परिभाषित करते हैं, ठीक है, यानी कैसे भाग्य निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये है कि जो भारतीय संविधान का जो मूल्य है, ठीक है, उसको परिभाषित करता है अपना प्रस्तावना, ठीक है। अगला देखिए क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित कर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है, ठीक है। केशवानंद भारती वाद के अनुसार, अब देखिए जैसे एक फैक्ट भी डाल दिए, है ना, पॉलिटी का जो आंसर होता है उसमें आपको इस तरीके का जुडिशियल आप डालेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स, तो ये इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो केशवानंद भारती वाद के अनुसार प्रस्तावना राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकार की व्याख्या करने में भी न्यायपालिका को मार्गदर्शन प्रदान करता है। फिर हम भारत के लोक वाक्य से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता की सर्वोच्चता भी दर्शाई जाती है। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना न केवल औपचारिक उद्घोषणा है, बल्कि यह भारत भाग्य निर्माण की आधारशिला भी है। अब आप क्वेश्चन पाइए, उसमें क्या कह रहा था, संविधान की प्रस्तावना देश को भाग्य निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। पहले तो आप ये स्टेटमेंट क्लियर कर दिए अपने आंसर के माध्यम से,
ठीक है, और उसके बाद जो है अपने विचार भी दे दिए और अंत में आप निष्कर्ष में जस्टिफाई कर दिए हैं बिल्कुल कि हाँ ये बिल्कुल जो है भारत के भाग्य निर्माण में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से इस आंसर को लिखते तो ये बेहतर अप्रोच होता। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो कि आपने पहले से जो आंसर तैयार कर रखा है उसी को आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आप एक स्टेटमेंट दे दिए, फिर आप पालकी जो है उनके स्टेटमेंट को दे रहे हैं। एक दो आंसर तो ऐसा दिखा है जिसमें प्रस्तावना जो है 2 बार, मतलब भूमिका जो है एक प्रश्न का 2 बार लिखा गया है। पहला स्टेटमेंट को अम्बेडकर वाला याद आया तो वो भी लिख दिए हैं, फिर गॉडविन ऑस्टिल का याद आया तो वो भी लिख दिए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम उसी के अनुरूप चलते रहना है धीरे धीरे। ठीक है सर, और क्वेश्चन अभी लेना है या आज रहने देना? एक आध अगर टाइम ज्यादा हो गया, अगर टाइम आपके पास अलाउ करे तो सर ले सकते, नहीं तो नेक्स्ट डे होगा। कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, जैसा सर बता रहे हैं एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के, ऐसा कहीं नहीं बताया जाता है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक सर ये लॉन्ग आंसर हल्के में बता देता हूँ, फिर हाँ, कल हल्का इसको से डिटेल बताइए, में टाइम भी डिस्कस हो गया करेंगे। सर। बिल्कुल, जैसे देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद का विकास आशानुरूप नहीं हो सका। इसके विकास को अवरुद्ध करने वाले कारकों की पहचान कीजिए तथा इसके रुकावट को दूर करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। अब ये क्वेश्चन को आप ब्रेक करेंगे आसान शब्दों में तो आपको कुछ इसमें टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगे। ठीक है, उसको पहले देखते हैं। सबसे पहला क्या है? संविधानवाद। ठीक है, यानी आपके आंसर में संविधानवाद को तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा कि ये क्या है। फिर उसमें देखिए क्या निगेटिव टर्म में ये लिख रहा है, भारत को निगेटिव टर्म में बता रहा है कि भारत में जो है संविधानवाद वो आशा अनुरूप नहीं हो सका है। ठीक है, तो क्या आप सहमत हैं क्या? है ना, डायरेक्ट क्या आप लिख देंगे कि हाँ भारत में संविधानवाद नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, अवरुद्ध करने वाले कारक, यानी संविधानवाद भारत में अगर अगर आपको लगता है कि संविधानवाद ठीक से लागू नहीं हो सका है भारतीय समाज में या भारत में, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्यों नहीं हुआ है? ठीक है, और इसको ठीक करने के लिए इसके लिए आप क्या समाधान दे सकते हैं, या तो भारत को या भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि संविधानवाद जो है वो भारत में, है ना, लागू हो। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, यानी संविधानवाद का विकास आशानुरूप हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले आप ये बताएंगे, फिर आप कारण बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ, और फिर आप समाधान बताएंगे। ठीक है, ब्रेक करने पे इसका 3-4 है पोर्शन ऐसे अलग अलग मिलता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता था। ठीक है, ओके, जा रही है ना आवाज, आप लोग समझ हाँ रहे हैं? सर। ओके, तो पहले क्या होगा कि क्वेश्चन में सीधे आपको काम पे आना है और आप पहले आप संविधानवाद क्या है उसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हमने ब्रेक किया था ना क्वेश्चन को। ठीक है, उसी अनुरूप आपको सीधे पहले संविधानवाद को डिफाइन किए, और एनसीईआरटी में जो है क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें संविधानवाद पे एक पूरा डिटेल में चैप्टर है, लोकतंत्र, संविधानवाद, इन सब पे, वहां से आप डिफिनीशन ले सकते हैं। ठीक है, जनरली संविधानवाद क्या है आप लोगों को आइडिया होगा भी, तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा नियंत्रित और सीमित होती हैं ताकि लोकतंत्र, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, यानी ताकि लोकतंत्र, इसके अलावा कानून का शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, समान अर्थों में संविधानवाद क्या है कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही शासन करना संविधानवाद है। ठीक है, कई देश ऐसे होते हैं जहाँ संविधान तो है लेकिन उसके अनुरूप शासन नहीं हो पाता है, अधिनायकवाद वहां बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहां पे जो है संविधानवाद लागू नहीं होता है। ठीक है, ये एक अलग डिस्कशन है, कई बार होता है संविधान और संविधानवाद, इस पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अलग है, लेकिन संविधानवाद क्या होता है इसको समान अर्थों में इसे लिखा जा सकता है। फिर आगे आप अपना क्रिएटिविटी दिखाते हुए संविधानवाद के मुख्य तत्व दिखा सकते हैं, इसको आप मल्टीपल डायमेंशंस में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो सकता है सीमित सरकार। ठीक है, उसके बाद हो सकता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, कि अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है ठीक से तो क्या होगा, है ना, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको वो ब्रेक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर नागरिकों के अधिकार की रक्षा, यानी फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, ये ठीक से लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संतुलन होना चाहिए। ठीक, एक बैलेंस होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमारा जो न्यायपालिका है ओवर रीच कर जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा तो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, यानी संविधानवाद ठीक से लागू नहीं हो रहा। फिर कानून का शासन कह सकते हैं, फिर संविधान की सर्वोच्चता कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप और भी इसमें पॉइंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, अब
क्वेश्चन याद कीजिए, उसमें क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में संविधानवाद का विकास आशानुरूप नहीं हो सका है। अब क्या सीधा कह देना चाहते हैं कि आशानुरूप नहीं हुआ है? ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं कहना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे आप अंबेडकर का या फिर कुछ पश्चात विद्वान जो थे उस समय के, उनका ऐसा मानना था कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की विशालता को और इसकी विविधता को देखते हुए, ठीक है, उन विद्वानों का ऐसा मानना था कि भारत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकेगा। ठीक है, संविधानवाद ज्यादा दिनों तक नहीं फल फूल सकेगा। लेकिन आप इसको ये लिखने के बाद आप एक ट्विस्ट दे सकते हैं, परंतु इतनी विविधता और इतनी चुनौतियां होने के बाद भी, ठीक है, अगर सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण किया जाए तो भारत में कहीं ना कहीं संविधानवाद जो है वो सुचारू रूप से ही, है ना, चलता हुआ दिखता है। लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं। ठीक है, आप ये लिखेंगे, लेकिन इसके समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं जो संविधानवाद के विकास को अवरुद्ध करते हैं, ऐसा लिख के अब आप अगला पॉइंट पे आ जाएंगे, सेकंड पोजीशन पे, कि संविधानवाद के विकास को अवरुद्ध करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का अगला भाग यही था, आपको कारण बताने थे कि क्या कारण रहा है जिसकी वजह से संविधानवाद भारत में ठीक से लागू नहीं हो पाया है। तो आपने क्या किया, पहले संविधानवाद को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसके बाद आपने एक ट्विस्ट दिया है कि ठीक है, भारत में संविधानवाद हो सकता है कि पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी कुछ तो लागू है, और जो ठीक से लागू नहीं हुआ तो हम लागू करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप कुछ कारण बताएंगे कि भारत में क्यों संविधानवाद ठीक से लागू नहीं हो सका है। कारण क्या देंगे, तो देखिए लिख सकते हैं आप, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने सिर्फ पॉइंट दे दिया है। जैसे पहला पॉइंट हो सकता है कि कार्यपालिका की शक्ति कई बार विधायिका और न्यायपालिका पर हावी प्रतीत होती है। दूसरा, आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे आर्टिकल 123 के तहत जो अध्यादेश बनाने की शक्ति है कार्यपालिका के पास, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि संसद जब सुचारू नहीं होता है, नहीं चल रहा होता है, तो जो हमारी सरकार है वो अध्यादेश के माध्यम से कई बार इसका दुरुपयोग करते हुए, ठीक है, कानून बना देती है। तो ये जो है संविधानवाद के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। फिर अगला क्या है, राजनीतिक स्थायित्व की समस्या रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप दल बदल कानून जानते होंगे, है ना, पार्टी तोड़ने की समस्या है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, ये संविधानवाद के विरुद्ध है। फिर भारत जो है वैसे तो क्वासी फेडरल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान के विपरीत हो रहा है। ठीक है, फिर आपातकाल के बारे में बताएंगे कि कई बार आपातकाल के लिए संविधान में प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उसके लिए उचित जो है कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखे गए थे। ठीक है, लेकिन भारत में जब आपातकाल लगाया गया था तो वो टर्म एंड कंडीशन ठीक से फुलफिल नहीं हुआ था, तो ये भी कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप नहीं हुआ। ठीक है, फिर न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण के बारे में कह सकते हैं कि कई बार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो न्यायालय है, वो भी कभी ना कभी क्या होता है कि ओवररीच जैसा टर्म आप लोग सुने होंगे, तो वो कहीं ना कहीं दखल दे देता है हमारी कार्यपालिका और जो हमारे लेजिस्लेशन है उसके ऊपर। फिर कुछ नॉर्मल पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार नहीं करना है। फिर विधायक का क्या अप्रभावी भूमिका है, जैसे कई बार आप अभी वर्तमान में देख सकते हैं कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन एक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है, हमारे संविधान में विपक्ष की भूमिका बताई गई है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं हो रहा है। उसके बाद धन बल, बाहुबल, इन सब का अधिकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के जो प्रावधान है, राजनीतिक लोकतंत्र है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बाधा है। फिर सामाजिक असमानता है, भेदभाव है। उसके अलावा भारतीय राजनीति में कभी कभी तुष्टीकरण देखा जाता है, तो तुष्टीकरण भी जो है ये भी लोकतंत्र को प्रभावी बनाने में जो है कहीं ना कहीं एक चुनौती प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ये सारे कारक हैं, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कारक हैं, आप वो सभी दे सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। इसमें कहता है कि इन रुकावटों को दूर करने के लिए अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, अब सुझाव मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो आप समस्या भी बताए हैं उसको ठीक करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो क्या समाधान है, संविधानवाद को सुचारू रूप से लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है, वही इसका समाधान है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सुझाव आप देंगे, जैसे संविधानवाद को सशक्त बनाने के लिए निम्न सुझाव, है ना, या निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे पहला क्या, संसदीय कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाना। जैसा कि आप लोग गौर करते होंगे कि जो हमारा संसद जब चलता है, ठीक है, आप यहाँ पे डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, कि एक तो पहला ये है कि हमारे जो संसद हैं उनका अटेंडेंस बहुत कम रहता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है रुकावटें होती हैं। ठीक है, वहाँ जो हमारा संसद है वो डिस्कशन के लिए बना है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा एडजर्नमेंट होता है। ठीक है, आप ये डाल सकते हैं। फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम है, ठीक है, इसका क्रियान्वयन ठीक से करें तो क्या होगा कि संविधानवाद
ठीक सुचारू हो सकता है। धन बल की कमी, मतलब जो बाहुबल के वगैरह के बारे में जो आप बताए हैं, ठीक है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। फिर न्यायपालिका की प्रभावशीलता बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिससे न्यायपालिका जो फास्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, इजी एसेसिबल होना चाहिए, लंबित मामलों का शीघ्र समाधान होना चाहिए। फिर जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अब क्या प्रयास करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ प्रावधान देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, ठीक है। उसके जैसे लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी हाल में जो संविधान संशोधन किया गया है, इसके अलावा वुमेन्स राइट कमीशन बनाया गया है, उसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने से भी जो है लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। फिर सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना होगा, आरटीआई अधिनियम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसको और सशक्त बनाना चाहिए, ये सब आप सुझाव दे सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, संवैधानिक संस्था है, उसको और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा और मजबूत बनाना होगा, ठीक है। इसमें आप लोकपाल का, सीबीसी का, इन सब का उदाहरण दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए जो कुछ सुझाव है आप वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप अंत में निष्कर्ष में दे सकते हैं कि निम्न सुझावों को, है ना, इससे जो है संविधानवाद और सुचारू रूप से जो है स्थापित हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल तो सर। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आप लोग एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है कि आपको पहले ही ये नहीं मान लेना है कि भारत में संविधानवाद जो है वो आशानुरूप नहीं हो सका है, ठीक है। आप बताएंगे कि हाँ कुछ चुनौतियां हैं, है ना, बहुत कुछ जो जितनी विविधता है और जितनी चुनौतियां थी आजादी के समय में या अभी तक भारत जो चुनौतियां फेस करता है, उस आधार पे जो है बहुत हद तक हम लोग ठीक हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, आप आस पड़ोस के देश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, कि वो भी हमारे साथ ही आजाद हुए थे। बांग्लादेश दे सकते हैं, म्यांमार दे सकते हैं, ठीक है। परंतु उसके आप तुलना करेंगे तो भारत में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति है। और अगर कुछ चुनौतियां हैं तो चुनौतियों की गिनाएंगे और उसको समाधान करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है वो जिक्र करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया आंसर हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सर। सर सेकेंड वाला क्वेश्चन में वो अंतिम पार्ट जो है, इसका भाई इंडियन फिल्म्स आर डिफरेंट करके जो है उसको थोड़ा सा समझा देते। बिल्कुल, देखिए सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे आज, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट जुड़े हुए थे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा हो गया है। तो इसको हम लोग अगले दिन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आज जो अभी जो सवाल हम लोग डील किए हैं उससे संतुष्ट हुए आप? यस सर। बट वो वाला क्वेश्चन सेंड मुझे और कर चला ग्रुप गया। मिल जाएगा सारा, ग्रुप में चला जाएगा सब चीज। को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारी, जैसा कि रुपेश सर ने बताया कि हमारी टीम बिल्कुल रेडी है आप लोगों को जो हर संभव मदद के लिए, मेंस आंसर राइटिंग हो टॉपिक वाइज या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक ऑप्शनल को लेकर के जो डाउट हो वो हम लोग रहेंगे अवेलेबल। तो प्रश्न पूछने से हेजिटेट नहीं होना है और लिखने से भी हेजिटेट नहीं होना है। बहुत लोगों का प्रश्न मैं सुन रहा था कि लिखना कैसे स्टार्टिंग करना है, उन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग यहीं पे एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग बस थोड़ा पेशेंटली जो हम लोगों के द्वारा जो बताया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसको एग्जीक्यूट करना है, धीरे धीरे एग्जीक्यूट करना है। और यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आप में खुद आप नोटिस करेंगे कि मैं पहले से बेहतर हो गया, ठीक है। बेहतर से बेहतरीन की ओर का सफ़र हम लोगों का चालू हुआ है और बनते जाएंगे। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि जो टीम हमारे पास है, शायद ही आपको पूरे मतलब कि बिहार के किसी भी बीपीएससी के इंस्टीट्यूट में ये टीम आपको देखने को मिलेगा। इतनी अधिकारी की टीम किसी के पास नहीं है। हर यूट्यूबर कोई एक लड़का बैठा हुआ है कहीं कुछ कर रहा है। वी आर नॉट यूट्यूबर, वी आर प्रॉपर इंस्टीट्यूट। हम लोग प्रॉपर काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। पूरी संस्थान का पूरा मैनेजमेंट पूरा फिट हो चुका है। संस्थान में नए नए इक्विपमेंट्स कर दिए गए हैं। सारे जितने भी टैब्स थे उनको चेंज किया गया है। सारे स्टाफ्स के पास टैब्स की फैसिलिटी चली गई है। आप देखेंगे कि वो जो रन करने वाला सिस्टम है, हमारे पास जो काम करने वाले जो मैनेजमेंट में भी लोग हैं वो एमबीए किए हुए हैं। ऐसे नहीं रखा जाता है किसी को यहाँ पे। वो सारा सिस्टम आपका पीछे से डिकोड कर रहा है। ऐप डेवलपमेंट में वो कई महीनों से काम चल रहा है। वो कई सारे कंपनियों से बात हो रही है। वो बैकएंड में इतना काम होते रहता है, आपको कुछ पता नहीं चलता है। आपके सामने कुछ ही चीजें एक दिन में एक बार में परोसी जाती है, और ज्यादा परोस दिया जाएगा तो फिर आप पचा भी नहीं पाएंगे।
तो ठीक है, तो सुजीत सर भी रहेंगे, सारे लोग आपके साथ एक-एक करके रहेंगे। आपको इतना गाइड कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, हम इस संस्थान से जुड़े थे, तो मुझे फ़ायदा हुआ है। और लास्ट में आप इस बात की गारंटी लेके जाइए कि आपको फ़ायदा होके ही रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ वैल्यू ऐड हुआ, मेंस में कुछ हमको अच्छा मिला है। ठीक है? 4-5 ऑफिसर्स हैं अभी भी लाइव। आप पूछिए, जिनको जो डाउट है, जो भी कुछ पूछना है, पूछिए भी। सर बिहार के करंट अफेयर्स को कवर करें। कल जो पेपर दिया गया था उसको सबसे पहले पढ़िए। पेपर के सोर्स को, बिहार के करंट अफेयर, जो छोटे-छोटे करंट अफेयर्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो और भी कटिंग्स आपको मिल जाएगी, उसको ही आप सिर्फ प्रोड्यूस कर लेंगे ना, तो आई थिंक बिहार के करंट अफेयर में उससे ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला है। दूसरा, बिहार स्पेशल का किताब आपको एक-एक करके उसमें एडिशनली पढ़ते रहना है। जो पीटी में फैक्ट पढ़ा है, उसको समायोजित करने का प्रयास करते रहना है। मतलब आप हर एक क्लास में एक साथ सारे ऑफिसर्स को नहीं लगाया जा सकता है ना, वो रोटेट करते रहता है। पूरी टीम काम करती रहती है बैकएंड में। सर जैसे टेस्ट खत्म होता है